नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष कुमार है और आप देख रहे हैं स्टॉक बाजार। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आईपीओ क्या होता है और 10 दिन में आईपीओ में इन्वेस्ट करके आप अपना पैसा डबल कैसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो पूरी देखें और स्किप ना करें। तो आईपीओ को अगर हम आसान शब्दों में समझना चाहें तो कोई जब निजी कंपनी अपने शेयर सार्वजनिक करती है एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट बैंक के जरिए, तो वो अपना आईपीओ निकालती है। ठीक है। और अगर इसको और सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो जब कंपनी अपने शेयर पब्लिक को ऑफर करती है डिस्काउंटेड प्राइस में, जो कि उसके कंपनी के एसेट जो कंपनी की वैल्यू है उससे कम रेट में लोगों को ऑफर करती है, क्योंकि लोग जब आपको कोई चीज कम भाव में मिले तो लोग उसको लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो उनको अट्रैक्टिव वैल्यू लगती है। तो उनको आकर्षित करने के लिए जो कंपनी जब शुरू में अपने शेयर एक्सचेंज के थ्रू पब्लिक को ऑफर करती है तो कम भाव में करती है, तो लोग जो इन्वेस्टर होते हैं उसको सब्सक्राइब आसानी से करते हैं और जल्दी करते हैं। तो उस चीज को हम आईपीओ कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, भाई आईपीओ क्यों निकालती है कोई कंपनी? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है, जब कंपनी की एक ब्रांड वैल्यू बन जाती है और कंपनी को लोग जानने लगते हैं, तब कंपनी को अपने आप को और बढ़ाने के लिए और एक्सपेंड करने के लिए, ब्रांचेस अपनी और खोलने के लिए या अपने इंटरनेशनल अपना कारोबार बढ़ाने के लिए, या फिर जो कंपनी के कुछ डेट है जिसे हम कर्जा कहते हैं उनको चुकाने के लिए, तो अपने जो वो कंपनी है अपने स्टेक पब्लिक को ऑफर करती है। अब इसमें दो तरीके हैं, या तो वो किसी बड़े जो सेम कंपनी या सेम बिजनेस करती है उसको अप्रोच करे। तो उसमें क्या रहता है, कंपनी अगर उनको अपना हिस्सा बेचती है तो वो दूसरी कंपनी उसे टेक ओवर कर लेती है। तो जो उनकी खुद की कंपनी होती है जो उन्होंने बहुत मेहनत से खड़ी की होती है, तो वो किसी दूसरों के हाथ में चली जाती है, और जिसका उनका बिजनेस इतना अच्छा चल रहा होता है तो वो ऐसा ना करने के जरिए वो जाती है एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट बैंक के जरिए, और जो अपने कंपनी के शेयर होते हैं वो छोटी छोटी क्वांटिटी में, मतलब छोटे छोटे हिस्से में पब्लिक को बांट देती है। तो उसमें क्या रहता है, तो किसी के पास भी कंपनी का एक बड़ा हिस्सा नहीं होता, तो उस कंपनी को वो कोई भी दूसरी कंपनी आसानी से टेक ओवर नहीं कर पाती। तो वो कंपनी उन्हीं के हाथों में, मैनेजमेंट के हाथ में, जिनके पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है उन्हीं के हाथ में रहती है, और उनके थ्रू उनको इन्वेस्टमेंट भी मिल जाती है जिससे वो अपना कारोबार और बढ़ा सकें। तो ये तरीका होता है कि आईपीओ आने के बाद कंपनी फंड रेज कर लेती है। तो जो कहते हैं कि आईपीओ क्यों आता है कंपनी का, वो सिंपल सा यही तरीका है कि जब कंपनी को अपना कारोबार बढ़ाना होता है, उसको फंड की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ऐसा डिसीजन लेती है और अपना आईपीओ निकालती है। तो आपको समझ में आईपीओ क्या आता है और क्यों आईपीओ निकाला जाता है, कंपनी क्यों निकालती है आईपीओ। बट अब आ गया है कि आईपीओ आ गया है कंपनी का और आपको ये भी पता चल गया है उसने क्यों निकाला है, बट उसकी पूरी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होगी? तो उसके लिए कंपनी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आपको रिलीज करती है, जो कि सेबी की साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें उसकी छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब बात रहती है कि आपको वो इंफॉर्मेशन मिल भी गई, ठीक है, आपने उसमें एनालिसिस किया और आपको कंपनी अच्छी लगी, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं? तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले या आईपीओ जब वो कंपनी निकालती है तो उसमें भी 4 कोटे होते हैं, 4 या 5 कोटे होते हैं। जैसे हमारे इंडिया में
शेड्यूल कास्ट है, जनरल कास्ट है, ओबीसी है, एसटी है, वैसी उनको भी कोटे होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक अमाउंट और एक स्पेसिफिक एलोकेशन किया जाता है कि भाई अगर इतने शेयर निकाल रही है कंपनी तो इतने मिनिमम शेयर ये इस कैटेगरी को जाएंगे, दूसरा जो शेयर हैं इतने वो दूसरी कैटेगरी को जाएंगे। तो इसमें से जो मेनली कैटेगरी रहती है वो होती है फर्स्ट क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल क्या होते हैं, जैसे आपके प्राइवेट बैंक हो गए हैं, आपके म्यूचुअल फंड हाउसेस हो गए हैं, और आपके फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जो ये सब जो रजिस्टर्स होते हैं सेबी के तहत, इन सब को हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं। इसके बाद आता है HNI और NNI। इसके HNI मीन्स हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल और NII मीन्स नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो इनका फिर कोटा होता है, और फिर तीसरा कोटा होता है रिटेलर का, और जो चौथा कोटा होता है जो कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं वो, और पांचवा कोटा होता है जो इन चारों कैटेगरी से अलग कोई कोटा अगर कंपनी दे दी है वो अदर्स में आता है। इन सब का एक एक कोटा होता है। तो बेसिकली अगर आप बात की जैसे रिटेलर कोटा, जिसमें हम लोग आते हैं, आम आदमी आता है जो 2 लाख से कम इन्वेस्टमेंट करता है IPO के जरिए, उनको हम रिटेलर इन्वेस्टमेंट कहते हैं। वो उनकी एक लिमिट होती है कि अगर आप 2 लाख से अगर आपने कम इन्वेस्ट किया तो आप रिटेलर कैटेगरी में आओगे, अगर 2 लाख से ऊपर गया तो वो आप HNI कैटेगरी में चले जाते हो। तो इस हिसाब से सबका एक एक कोटा होता है। अब हमें ये पता चल गया हमारे ये 4-5 कोटे होते हैं जिनके जरिए IPO फिल होता है। अब इसमें बात आती है कि टाइम एंड ड्यूरेशन क्या रहता है। तो 3 दिन के लिए ये बिडिंग प्रोसेस होता है जिसमें आप IPO के लिए अप्लाई कर सकते हो, और जो प्रोसेसिंग टाइम टोटल रहता है वो 10 दिन के आसपास का रहता है। 10 दिन बाद वो आपका जो IPO भरा है वो एक्सचेंज में लिस्ट हो जाता है। अब आता है कि उसको कैसे भरें। तो उसके जरिए आप या तो नेट बैंकिंग, अगर आपका बैंक IPO अलाउ करता है भरने के लिए, तो आप अपने बैंक के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू उसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर किसी ब्रोकर के थ्रू आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। IPO भरने के लिए जो मैंडेटरी है वो डीमैट अकाउंट आपके पास होना ही चाहिए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो आपका जो डीमैट अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट खोल दिया जाएगा। अब आता है कि भाई IPO आ गया, ठीक है, कोटा हो की जानकारी हो गई। अब उसमें क्या देखें, जो नॉर्मल इंसान होता है वो क्या देखे, जिसको, क्योंकि IPO जब आता है तो उसके टेक्निकल इंफॉर्मेशन, टेक्निकल एनालिसिस में कुछ होती नहीं है, क्योंकि जब तक IPO लिस्ट ही नहीं हुआ तो उसका आप टेक्निकल ग्राफिकल चार्ट देख ही नहीं सकते। तो सिर्फ और सिर्फ उसकी फंडामेंटल जानकारी रहती है, बट इस फील्ड का नहीं है तो उसको फंडामेंटल की नॉलेज नहीं है, उसको नहीं पता PE क्या होता है, PB रेशियो क्या होता है, मार्केट कैप क्या होती है। अगर उसको ये सारी नॉलेज नहीं है तो एक सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ कि 3 दिन का टाइम होता है IPO भरने का। तो आप क्या करें, पहले दिन जो आपको देखना है सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर QII इन्होंने कितना सब्सक्राइब किया है। फिर दूसरा जो देखना है फिर वो आ जाता है HNI क्लाइंट का या नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का, इन्होंने कितना अप्लाई किया है। रिटेलर का नहीं देखना है, क्योंकि रिटेलर के पास सबसे लीस्ट इंफॉर्मेशन रहती है, वो सबसे ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब करते हैं मोस्टली केस में। तो उसको और एम्प्लॉयज़ को और अदर्स डेटा को इग्नोर करना है, सिर्फ फर्स्ट 2 आप डेटा को पढ़ना है। ये आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपने ब्रोकर के थ्रू आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इन्होंने कितना डाटा किया है, क्योंकि यही जो होते हैं जो प्रोफेशनली काफ़ी एजुकेटेड और काफ़ी उनको नॉलेज रहती है, जो कि सेम फील्ड के होते हैं। तो इनके पास उनकी पूरी जन्म कुंडली होती है कंपनी की, कि कंपनी
क्या निवेश करती है, कंपनी का जो आगे का फ्यूचर प्लान क्या है, उनके पास क्या ऑर्डर हैं और वो किस लिए ये फंड राइज कर रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास रहती है और उसी बेसिस पे वो अप्लाई करते हैं। तो अगर फर्स्ट और सेकंड डेज में आपको पता चल जाता है कि ये जो फर्स्ट 2 कैटेगरी है इनका कोटा ओवर सब्सक्राइब हो गया है, तो आप श्योर उसको भर सकते हैं। ऑलरेडी उन्होंने सब कुछ देख के ही उसमें इन्वेस्ट किया है। अब आ जाता है कि जो फर्स्ट 2 कैटेगरी है उसमें कोटा जो है ओवर सब्सक्राइब हो गया है। तो जब ओवर सब्सक्राइब हो गया है तो शेयर कैसे मिलेंगे? तो इसमें क्या होता है, जब शेयर अगर मोर देन 1 टाइम्स है तो वो क्या होता है, जो जितने लोगों ने इन्वेस्ट किया है उन सबको एक एक लॉट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। प्लस जब एक एक लॉट मिल गया है सबको और उसके बाद जो अभी भी कुछ शेयर बचे हैं, तो फिर जिन्होंने मोर देन 1 अप्लाई किया है, एक से ज़्यादा अप्लाई किया है, फिर उन लोगों को दिया जाता है। बट कहीं कभी कभी क्या होता है 10 टाइम 20 टाइम या 100 टाइम्स वो जब ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तब उसमें क्या रहता है, फिर उसमें हो जाता है लॉटरी सिस्टम। उसमें होता है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100। तो उसमें किसी का कुछ नहीं रहता, वो एक कंप्यूटराइज एल्गो के थ्रू आपको अलर्ट होते हैं। तो उसी को हम लॉटरी सिस्टम कहते हैं कि किसी को भी कभी भी मिल सकता है। तो इसमें कुछ नहीं है कि आपने पहले भरा या आखिरी भरा, तो फर्स्ट भरने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर अच्छा शेयर है तो वो ओवर सब्सक्राइब हो गई, तो आपने फर्स्ट डे में भी भर दिया हो तब और वो ओवर सब्सक्राइब होगा तो उसमें आपको कोई बेनिफिट मिलने ही वाला नहीं है। तो इससे अच्छा आप 2 दिन वेट करके लास्ट डे या सेकंड डे, अगर फर्स्ट ही टाइम पे ओवर सब्सक्राइब हो गया तो आप सेकंड डे भर दीजिए, अदरवाइज लास्ट डे तक का वेट कीजिए और लास्ट डे में आप उसको अप्लाई कीजिए। क्योंकि जब मिलने ही लॉटरी सिस्टम है तो फर्स्ट डे भरने से क्या फ़ायदा। फर्स्ट और सेकंड डे आप वेट करके एनालिसिस कीजिए कि फिगर्स क्या आ रही हैं लोगों की, लोग कितना सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके बाद आप उसको अप्लाई कीजिए। अब जो मेरे दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर रिलेटिव हैं जो और कुछ तो इसी फील्ड से हैं, तो वो कहते हैं कि यार मैं तो आईपीओ नहीं भरता, या जो अच्छी कंपनी होती है उसके शेयर मिलते ही नहीं हैं, तो वो मैं इसलिए आईपीओ भरता ही नहीं हूँ। तो इससे रिलेटेड मेरे को एक कहानी याद आ गई, जिसमें एक भक्त होता है जो भगवान की बहुत पूजा करता है, सुबह शाम रोज पूजा करता है और एक ही चीज़ मांगता है कि भगवान मेरी लॉटरी निकल जाए, भगवान मेरी लॉटरी निकल जाए। वो 5 साल 10 साल तक ऐसी कर चलता रहा और वो रोज उनसे भगवान से प्रार्थना करता था कि मेरी लॉटरी निकल जाए। कुछ सालों बाद जब भगवान बहुत प्रसन्न हो गए तो वो उसके सामने प्रकट हो गए, तो वो बहुत खुश हुआ और उन्होंने कहा मैं भगवान आपसे बहुत नाराज़ हूँ, मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रोज़ करता था कि मेरी लॉटरी निकल जाए, मेरी लॉटरी निकल जाए, पर आपने कभी मेरी वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की नहीं। भगवान मुस्कुराए और बोले कि बेटा मैं तो आपकी लॉटरी बहुत दिन पहले ही निकाल देता, पर आपने कभी लॉटरी खरीदी ही नहीं, तो मैं आपकी लॉटरी निकालता कैसे। तो सेम चीज़ मेरे दोस्तों और उनके लिए अप्लाई है कि जब तक आप आईपीओ भरोगे ही नहीं तो आपके चांसेस 0 ही रहेंगे। आईपीओ भरोगे तो मैं कह रहा हूँ चांसेस आपका 1% रहा, पर रहा तो। और अगर इसी बेस पे अगर हर कोई सोचे तो कभी भी कोई शेयर ओवर सब्सक्राइब हो ही नहीं। ओवर सब्सक्राइब क्यों होता है? क्योंकि लोगों को शेयर मिलते हैं और उनकी जो जिस रेट पे वो मिल रहे हैं वो बहुत अच्छा रेट उनको लग रहा है और जो उनकी फंडामेंटल वैल्यू कंपनी की बहुत ज़्यादा है उससे, तो उसके चांसेस जब शेयर जब लिस्निंग होगी उसके चांसेस डबल होने के बहुत ही ज़्यादा हैं। तो ऐसी केसेस में ही तो लोग अप्लाई करते हैं। तो जब तक आप अप्लाई ही नहीं करोगे तो आपको वो शेयर कभी मिलेगा ही नहीं। हाँ मे बी इस बार ना मिले, अगली बार मिलेगा, अगली बार ना मिलते तो नेक्स्ट मंथ मिलेगा। अगर आप इसी हिसाब से देखें तो अगर महीने में एवरेज आईपीओ 5 से 6 आते हैं, तो मैं कह रहा हूँ अगर उसमें से आप एनालिसिस करते हैं तो कुछ अंडर सब्सक्राइब होते हैं, कुछ शेयर होते हैं 2 या 3 जो ओवर सब्सक्राइब होते ही होते हैं। क्योंकि वैसी कंपनी जब आईपीओ निकालती है वो कम रेट पे निकालती है, तो
लोगों को वैसे ही अट्रैक्ट करने के लिए वो कंपनी पहले ही कम रेट पे निकालती है, तो वो ओवर सब्सक्राइब बहुत आसानी से हो जाते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि आपने 6 में से 3 फिल्टर हो गए जो आपको इतनी अच्छी नहीं लगी, जिसमें जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया कि ये 2 चीज़ आपको देखनी चाहिए कि QII या NII कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना उन्होंने ओवर सब्सक्राइब किया, उन बेसिस पे आपको 6 में से 3 फिल्टर हो गए। मैं कह रहा हूँ 3 में से आपको 1 मिलता है। अगर मैं कहता हूँ 1 मंथ में वो भी नहीं मिलता, नेक्स्ट मंथ में आपने फिर 3 अप्लाई की, उसमें से 1 मंथ मिलता है और आपके पैसे अगर डबल हो जाएं 10 दिन के अंदर, तो उसमें बुराई क्या है? आपका जो पैसा रहता है वो आपके बैंक में ही रहता है, आपके बैंक में आपका पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा ही है, जिसकी आपको ज़रूरत है नहीं, और जिसका कुछ भी आपको बैंक मतलब वो ना के बराबर 3 या 4% आपको इंटरेस्ट देता है, वो भी साल का। तो 10 दिन अगर आप वो अकाउंट आपका बैलेंस ब्लॉक हो भी जाता है, क्योंकि वो विड्रॉल तभी होगा जब आपको वो शेयर मिलेंगे। तो आपको हर महीने में अगर अप्लाई करते हैं और एक भी दिन मतलब एक भी बार आपका वो शेयर आपको मिल जाता है और आपके वो डबल हो जाते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने खराब से खराब भी IPO अप्लाई किया तो उनके चांसेस 5, 10, 15% ज़्यादा से ज़्यादा खराब IPO हो रहा और उसकी अंडर सब्सक्राइब रहा, और या कुछ मार्केट में ऐसा क्राइसिस आ गया कि मार्केट गिर गई और उसकी लिस्टिंग अच्छी नहीं मिली, तो मैं कह रहा हूँ 5 से 10-15% वो टूट भी जाता है और आप उसमें लॉस बुक करते हैं। पर जो आपका एक अच्छा IPO आया था उसने जिसने पैसे आपके डबल कर दिए, और एक IPO आपका है जिसने 10% नुकसान कर दिया, तो ऐसे अगर 10 भी आए आप लोग अप्लाई करते हो तो भी आपको 10 ऐसे IPO खराब निकलेंगे, तब जाके आप लॉस में जाओगे। 10 के बाद आप लॉस में जाओगे, 10 तक तो अभी भी आपको प्रॉफिट में था, क्योंकि आपने एक IPO में आपका पैसा वो डबल हो गया था। तो मेरे हिसाब से अगर आपको IPO भरना है तो जो मैंने कैटेगरी भरी 2 भरी है, और बिलीव रखिए अपने आप पे, आज नहीं तो कल आपका IPO आता है और आपके पैसे डबल हो जाते हैं, तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। अगर आपको शेयर मार्केट की बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो सिर्फ इसी बेसिस पे, सिर्फ IPO के बेसिस पे भी आप इन्वेस्ट करके पैसा अपना डबल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।